इस लाचार औरत को कुछ लोग बुरी तरह पीट देते हैं, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि उसका पति दुनिया का सबसे खतरनाक शूटर है। इस बार उसके निशाने पर एक बड़ा टारगेट था, जिसे ठिकाने लगाने के लिए वह कई दिनों से एक सुनसान गोदाम में डेरा डाले हुए था। उसकी नजरें 24 घंटे खिड़की के रास्ते सीधे अपने टारगेट के आलीशान घर पर टिकी रहती थी। दिन से रात और रात से सुबह हो जाती, पर उसका सब्र नहीं टूटता। लेकिन जब लगातार 5 दिनों तक टारगेट का कोई अता पता नहीं चला, तो उसे अपनी छुपने की जगह से बाहर निकलना पड़ा। वह राशन खरीदने के बहाने मार्केट गया, जरूरी सामान लेने के बाद अपने सीक्रेट बॉस को फोन घुमाया और सिचुएशन की पूरी रिपोर्ट दी। दूसरी तरफ से भारी आवाज में आदेश आया, काम तमाम करो और अपना हिस्सा लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। किलर ने भी ठंडे दिमाग से वादा किया कि खेल जल्द ही खत्म होगा। गोदाम में वापस लौटने से पहले वह कुछ देर के लिए टारगेट के बंगले के ठीक सामने जाकर बैठ गया। वह बहुत बारीकी से वहाँ के बॉडीगार्ड्स, सुरक्षा के इंतजाम और वहाँ आने जाने वाले लोगों के डेली रूटीन को अपने दिमाग में नोट कर रहा था। पूरा ढांचा समझने के बाद वह वापस अपनी डार्क प्रोफाइल में लौट आया। उसने अपनी स्नाइपर गन को रीअसेंबल किया, पोजीशन सेट की और ट्रिगर पर उंगली टिकाकर इंतजार करने लगा। रात गहरी हो चुकी थी। उसने अपने दांत साफ किए और बेड पर लेट गया, लेकिन वह गहरी नींद में नहीं था। उसकी घड़ी में हर 10 मिनट का अलार्म सेट था। अलार्म बजता, वह उठता, खिड़की से दूरबीन के जरिए टारगेट के घर को चेक करता और फिर लेट जाता। आधी रात के सन्नाटे को चीरती हुई कुछ आहटें उसके कानों में पड़ी। उसने लेंस से देखा, टारगेट आखिरकार घर लौट आया था और इस बार वह अकेला नहीं था, बल्कि अपने साथ एक डांसर को लेकर आया था। किलर ने बिना 1 सेकंड गंवाए अपनी गन उठाई और टारगेट को लॉक कर दिया। बदनसीब टारगेट को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत चंद इंच की दूरी पर उसका इंतजार कर रही है। कमरे के अंदर म्यूजिक बज उठा और वह औरत टारगेट के सामने डांस करने लगी। किलर ने मन ही मन पैंतरा बदला। जैसे ही टारगेट सोफे पर आराम से बैठेगा, मैं खोपड़ी उड़ा दूंगा। निशाना बिल्कुल पक्का था। उसने सांस रोकी और ट्रिगर दबा दिया, पर ठीक उसी माइक्रो सेकंड में वह डांसर घूमते हुए अचानक टारगेट के ठीक सामने आ गई। बुलेट सीधे डांसर के सीने को पार कर गई और वह मौके पर ही ढेर हो गई। किलर ने तुरंत दूसरी गोली दागनी चाही, लेकिन तब तक धमाके की आवाज सुनकर बॉडीगार्ड्स अलर्ट हो चुके थे और उन्होंने फुर्ती से खिड़की के मोटे पर्दे और दरवाजे बंद कर दिए। निशाना चूक चुका था और मिशन पूरी तरह फेल हो चुका था। एक प्रोफेशनल किलर की तरह उसने पैनिक होने के बजाय तुरंत अपनी गन को पैक किया, कमरे से अपने उंगलियों के निशान और सबूत मिटाए और पुलिस के आने से पहले ही उस अंधेरे गोदाम से हवा की तरह गायब हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद वह एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार होकर भागने लगा। उसने रास्ते में अपने बैग का कुछ सामान बिखेर दिया ताकि पुलिस का ध्यान भटक जाए। शहर की सीमा पार करते ही उसने उस स्कूटर को भी सड़क किनारे लावारिस छोड़ दिया और अब वह पैदल आगे बढ़ने लगा। अपनी पहचान मिटाने का सिलसिला यही नहीं रुका। चलते चलते उसने अपने सिर का हेलमेट एक गहरी नदी में विसर्जित कर दिया और तेजी से एक ग्रोसरी स्टोर के पब्लिक वॉशरूम में घुस गया। उसने फुर्ती से अपनी दाढ़ी साफ की, चेहरा बदला, कपड़े चेंज किए और जाने से पहले पूरे बाथरूम को चमका दिया ताकि उसका एक भी फिंगरप्रिंट या डीएनए का कतरा वहां न छूटे। इसके बाद उसने एक टैक्सी बुक की और सीधे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रुख किया। एयरपोर्ट के एंट्री गेट पर पहुंचने से पहले उसने अपनी सबसे वफादार साथी गन को एक सुनसान कचरे के डिब्बे के हवाले कर दिया और टिकट काउंटर की लंबी कतार में जाकर खड़ा हो गया। लाइन में खड़े खड़े अचानक उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। उसने देखा कि पुलिस का एक खोजी कुत्ता लगातार उसी की तरफ घूर रहा है। एक पल के लिए इस शातिर कातिल के चेहरे पर भी हवायां उड़ने लगी। पकड़े जाने के डर से वह दोबारा वॉशरूम की तरफ भागा, खुद को अच्छे से सैनिटाइज किया ताकि गन पाउडर की गंध मिट सके। वापस लौटकर उसने फेलिक्स अंगर नाम के एक फर्जी पासपोर्ट और वीजा का इस्तेमाल किया और इमिग्रेशन क्लियर कर लिया। अभी वह फ्लाइट में बोर्ड करने ही वाला था कि उसके फोन की स्क्रीन चमक उठी। उसके सीक्रेट बॉस का कॉल था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से गुस्से का गुब्बार फूटा। सारा खेल चौपट कर दिया तूने, ये क्या बकवास करके आया है वहाँ? बॉस का गुस्सा 7वें आसमान पर था। किलर ने बिना कोई सफाई दिए ठंडे दिमाग से फोन काटा, उसके टुकड़े टुकड़े किए और प्लेन के अंदर दाखिल हो गया। लेकिन मुसीबतें उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। फ्लाइट में बैठते ही उसकी नजर एक बेहद अजीब और संदेहास्पद शख्स पर पड़ी जो लगातार उसी को नोटिस कर रहा था। किलर का छठा सेंस एक्टिव हो चुका था। जैसे ही प्लेन लैंड हुआ, उसने अपनी आगे की कनेक्टिंग फ्लाइट कैंसिल कर दी और एक नए फर्जी नाम से दूसरी टिकट बुक की। लेकिन चौकसी के दौरान उसने पाया कि वह अजीब आदमी अब भी एयरपोर्ट के वेटिंग लाउंज में मौजूद था। खतरे की घंटी बज चुकी थी। उसने आगे का सफर अगले दिन के लिए टाल दिया और शहर के एक गुमनाम होटल में कमरा ले लिया। कमरे के अंदर घुसते ही उसने किसी भी अनहोनी से बचने के लिए दरवाजे और खिड़कियों पर एक सीक्रेट जाल सेट किया और खुद हाथ में एक धारदार चाकू थामकर पूरी रात बिना पलक झपकाए बैठा रहा। उसका इरादा साफ था, जो भी दरवाजा पार करेगा सीधा मौत के घाट उतरेगा। लेकिन वह रात अजीब थी। पूरी रात सन्नाटा पसरा रहा, कोई नहीं आया। अगली सुबह वह बिना वक्त गंवाए सीधे एयरपोर्ट पहुंचा, फ्लाइट पकड़ी और आखिरकार सुरक्षित अपने मुल्क डोमिनिकन रिपब्लिक वापस लौट आया। डोमिनिकन रिपब्लिक में अपने घर पहुंचते ही किलर के कदम ठिठक गए। गेट के पास जमीन पर किसी अनजान मर्द के जूतों के निशान थे और पास ही सिगरेट का टुकड़ा पड़ा था। उसके ट्रेंड दिमाग ने तुरंत भांप लिया कि खेल बिगड़ चुका है। उसने बिना एक पल गंवाए अपनी गन लोड की और घर के अंदर दाखिल हुआ। अंदर का मंजर देखकर उसका दिल बैठ गया। फर्श पर ताजा खून के धब्बे बिखरे पड़े थे। उसने कांपते हाथों से अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर
डायल किया, लेकिन जब फोन किसी और ने उठाया तो वह पागलों की तरह अस्पताल की तरफ भागा। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में उसकी गर्लफ्रेंड जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए कोमा में थी और पास ही उसका भाई बैठा था। भाई ने रोते हुए जो सच बताया, उसने किलर के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने बताया कि एक बेरहम आदमी और एक औरत उनके घर में जबरन घुस आए थे। उनका असली टारगेट कोई और नहीं बल्कि खुद यह किलर था, लेकिन जब वह नहीं मिला तो उन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड को अपनी हैवानियत का शिकार बना डाला। लड़की ने अपनी जान बचाने के लिए उनसे डटकर मुकाबला किया, लेकिन वे उस पर भारी पड़े। अधमरी हालत में जब वह किसी तरह वहां से बचकर भागी तो उसने देखा कि वे दोनों हमलावर एक हरे रंग की छत वाली टैक्सी में बैठकर फरार हो गए। अपनी मोहब्बत को इस हाल में देखकर उस पत्थर दिल कातिल की आंखों में आंसू आ गए। वह पूरी रात अस्पताल के उस ठंडे कमरे में अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ थामे बैठा रहा। देर रात जब लड़की को होश आया तो उसने रोते हुए वह खौफनाक दास्तान बयां की। वे मुझे तड़पा रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे ताकि मैं तुम्हारे ठिकाने का राज उगल दूं। मैंने सारा दर्द सह लिया, लेकिन तुम्हारा सौदा नहीं किया। उसका निस्वार्थ प्यार देखकर किलर के अंदर का शैतान जाग उठा। उसने तय कर लिया कि जिसने भी यह किया है उसकी मौत अब तय है। उसी रात वह अपने घर लौटा और फर्श के नीचे छुपाए हुए हथियारों का एक भारी भरकम संदूक बाहर निकाला। अब वह किसी को बख्शने के मूड में नहीं था। अगले दिन वह अपनी गाड़ी लेकर शहर की सड़कों पर निकल पड़ा। उसके पास उन कातिलों तक पहुंचने का सिर्फ एक ही सुराग था, वह हरे रंग की छत वाली टैक्सी। उसने पूरे शहर का कोना कोना छान मारा, हर चौराहे और गली में उस गाड़ी को तलाशा। जब सीधा रास्ता काम नहीं आया तो उसने अपनी रणनीति बदल दी। आधी रात के सन्नाटे में वह सीधे उस टैक्सी कंपनी के हेड ऑफिस में घुस गया। उसने सीधे मैनेजर के केबिन में दस्तक दी और गन पॉइंट पर उसे बंधक बना लिया। उसने ऑफिस के कंप्यूटर सिस्टम को हैक किया और उस खास रात का पूरा ट्रैवल डेटा खंगालने लगा। उसे उस टैक्सी ड्राइवर का नाम और नंबर चाहिए था जो उन दोनों हमलावरों को उसके घर से लेकर भागा था। जैसे ही स्क्रीन पर ड्राइवर की कुंडली सामने आई, उसने उसकी फाइल प्रिंट की और वहां से हवा की तरह गायब हो गया। अगली सुबह वह टैक्सी स्टैंड के बाहर किसी शिकारी की तरह घात लगाकर बैठ गया और ड्राइवर के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही ड्राइवर अपनी शिफ्ट के लिए आया, किलर ने एक पैसेंजर का नाटक किया और चुपके से उसकी टैक्सी की पिछली सीट पर सवार हो गया। उस ड्राइवर को अंदाजा भी नहीं था कि आज उसने अपनी गाड़ी में किसी सवारी को नहीं बल्कि साक्षात मौत को बिठाया है। गाड़ी शहर की सड़कों पर दौड़ रही थी और पीछे बैठा जल्लाद सही मौके का इंतजार कर रहा था। रास्ते में जब ड्राइवर ने कुछ पूछने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो उसका हलक सूख गया। पीछे एक ठंडी गन की नली सीधे उसकी तरफ तनी हुई थी। ड्राइवर को लगा कि यह कोई मामूली लुटेरा है, इसलिए उसने तुरंत अपना बटुआ निकाला और किलर के आगे कर दिया। लेकिन इस कातिल को चंद रुपयों की भीख नहीं बल्कि अपने दुश्मनों का पता चाहिए था। उसने गन को ड्राइवर की खोपड़ी से सटाया और कड़कती आवाज में पूछा, उस रात उन 2 पैसेंजर्स को मेरे घर से उठाकर कहां छोड़ा था? अपनी जान पर बनी देख ड्राइवर का दिमाग बिजली की तरह दौड़ा और उसने डरते डरते सब सच उगलना शुरू कर दिया। उसने बताया, सर, मैंने उन दोनों को एक प्राइवेट चार्टर्ड एयरपोर्ट से पिक किया था और आपके बंगले तक छोड़ा था। मैं बाहर ही गाड़ी रोककर उनका इंतजार कर रहा था। जब वे वापस आए तो दोनों लहूलुहान और घायल लग रहे थे। खास तौर पर उस आदमी के पैर में बहुत गहरी चोट लगी थी। मुझे लगा बड़े लोग हैं, एयरपोर्ट से आना जाना है, इसलिए मैंने कोई सवाल नहीं पूछा और उन्हें वापस उसी प्राइवेट एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर दिया। मुझे मेरे पैसे मिल गए सर, मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं है, मुझे मत मारना। सारे सुराग मिल चुके थे। कातिल के दिमाग में अब उन दोनों दुश्मनों का पूरा रूट मैप साफ था। उसने ठंडे लहजे में ड्राइवर को आदेश दिया, गाड़ी को किसी सुनसान जगह की तरफ मोड़ो। ड्राइवर गिड़गिड़ाने लगा, सर, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। मैंने सब सच बता दिया, मुझे छोड़ दो। लेकिन प्रोफेशनल किलर कभी गवाह नहीं छोड़ते। इससे पहले कि ड्राइवर कुछ और समझ पाता, किलर ने उसे मौत की नींद सुला दिया। ड्राइवर का खेल खत्म करने के बाद कातिल ने एक बार फिर अपनी पहचान बदली। एक नए जाली पासपोर्ट और टिकट के दम पर वह सीधे न्यू ऑर्लिन्स जाने वाली फ्लाइट में सवार हो गया। उसका मकसद साफ था, उन दोनों शिकारियों को ढूंढना जिन्होंने उसकी मोहब्बत को लहूलुहान किया था। न्यू ऑर्लिन्स पहुंचते ही उसने अपनी ट्रैकिंग मिटाने के लिए एक वैन किराए पर ली और अपने एक सीक्रेट स्टोरेज हाउस पहुंचा। वहां से उसने कुछ चुनिंदा हथियार, साइलेंसर और नया आईडी कार्ड निकाला। वैन की नंबर प्लेट बदलते ही वह सीधे एक कमर्शियल क्लीनिंग कंपनी, सफाई एजेंसी के दफ्तर गया और खुद को बतौर सफाई कर्मचारी रजिस्टर करवा लिया। वर्दी और सफाई का जरूरी सामान लेकर वह सीधे अपनी ही एजेंसी के हेड ऑफिस यानी अपने सीक्रेट बॉस की कॉर्पोरेट बिल्डिंग के सामने जा खड़ा हुआ। अंदर घुसने के लिए सफाई वाले का भेष सबसे मुफीद था, लेकिन तभी उसे पता चला कि हाई सिक्योरिटी जोन होने की वजह से अंदर जाने के लिए डिजिटल एक्सेस पास की जरूरत थी। वह समझ गया कि जल्दबाजी में गेम बिगड़ सकता है, इसलिए वह सही मौके का इंतजार करने लगा। तभी उसकी नजर एक डिलीवरी वैन पर पड़ी जो बिल्डिंग के अंदर भारी सामान ले जा रही थी। किलर के शातिर दिमाग ने तुरंत एक पैंतरा चला। उसने कचरे का एक बड़ा कंटेनर उठाया और दरवाजे की तरफ इस तरह बढ़ने लगा। अंदर पहुंचते ही किलर ने थोड़ी देर पोंछा लगाने का नाटक किया और जैसे ही डिलीवरी बॉय वहां से हटा, उसने अपनी वर्दी के नीचे छुपाया हुआ हथियार बाहर निकाल लिया। वह सीधे अपने बॉस के केबिन की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलते ही उसकी नजर बॉस और उसकी सेक्रेटरी पर पड़ी। बिना एक सेकंड गंवाए उसने गन तान दी और सेक्रेटरी को मजबूर किया कि वह अपने ही बॉस को कुर्सी से बांध दे। उन दोनों हथियारों के नाम और ठिकाने बताओ जिन्होंने मेरे घर पर हमला किया था। मौत को सामने देख उस शातिर बॉस की घिघी बंद गई। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, मेरा कसम से इस सब में कोई हाथ नहीं है। तुम जिस टारगेट को पेरिस में छोड़कर भागे थे, उस क्लाइंट कस्टमर का दिमाग
घूम गया है। काम अधूरा छोड़ने की वजह से वह बुरी तरह भड़का हुआ है। वे गुंडे उसी क्लाइंट ने भेजे थे। वे तुम्हें खत्म करने आए थे, लेकिन तुम घर पर नहीं मिले तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड उनके हत्थे चढ़ गई। इसके बाद बॉस ने उसे डांटते हुए चेतावनी दी, तुम पागल हो गए हो जो यहाँ वापस आए हो। चुपचाप अपनी पहचान बदलो और अगले कुछ सालों के लिए दुनिया के किसी ऐसे कोने में गायब हो जाओ जहाँ वह क्लाइंट तुम्हें कभी ढूंढ न पाए, वरना हम सब मारे जाएंगे। कातिल के सिर पर बदले का खून सवार था। उसने बॉस की दलीलों को अनसुना कर दिया। उसकी नजर पास ही पड़ी एक भारी कील ठोकने वाली मशीन पर पड़ी। उसने मशीन उठाई और सीधे बॉस के महंगे लैपटॉप पर कुछ कीलें दाग दी। टूटती हुई स्क्रीन के साथ उसने अपनी आंखों से इशारा किया, अगर अब भी जुबान नहीं खुली तो अगली कील तुम्हारे सीने के पार होगी। लेकिन बॉस को शायद अपनी ताकत का कुछ ज्यादा ही घमंड था। उसने कातिल की इस धमकी को हल्के में लिया और तेवर दिखाते हुए बोला, जितना जानता था बता दिया, अब चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सुनते ही कातिल का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बिना एक पल गंवाए नेल गन का ट्रिगर दबाया और सीधे बॉस की छाती पर ताबड़तोड़ कीलें ठोक दी। बॉस दर्द से कराह उठा। कातिल ने अपना फोन जेब से निकाला और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, उन दोनों हमलावरों के नाम बताओ वरना एम्बुलेंस को कॉल नहीं करूंगा। तड़प तड़प कर यहीं दम तोड़ दोगे। लेकिन बात बहुत आगे निकल चुकी थी। चोट इतनी गहरी थी कि वह बूढ़ा बॉस बिना कोई राज उगले कुछ ही सेकंड में ढेर हो गया। कातिल निराश था क्योंकि उसका सुराग मिट चुका था। उसने ठंडे दिमाग से सोचा कि अब गवाह के तौर पर इस सेक्रेटरी को भी ठिकाने लगा देना चाहिए। लेकिन वह औरत बेहद चालाक थी। उसने कातिल की आंखों में मौत का इरादा भांप लिया और तुरंत एक हैरान करने वाली डील सामने रखी। वह कांपती आवाज में बोली, मैं जानती हूँ तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी मौत को एक हादसा दिखाओ और मेरी लाश को ऐसी जगह छोड़ना जहाँ वह मेरे परिवार को आसानी से मिल सके। ऐसा करने से मेरे बच्चों को लाइफ इंश्योरेंस बीमा का पैसा मिल जाएगा। इसके बदले मैं तुम्हें उन दोनों कातिलों की असली पहचान और पूरा पता दूंगी। अपने बच्चों के भविष्य के लिए उस औरत की यह आखिरी ख्वाहिश देखकर कातिल इस सौदे के लिए राजी हो गया। उसने औरत की रस्सियां खोल दी और फिलहाल के लिए उसे छोड़ दिया। इसके बाद उसने बॉस की भारी लाश को एक प्लास्टिक में लपेटा, उसे उसी कचरे के बड़े कंटेनर में डाला, दफ्तर से खून के सारे निशान साफ किए और सेक्रेटरी के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मौत को इतने करीब देखकर उस औरत की हिम्मत जवाब दे गई। वह रोते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगी, तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन कातिल के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जैसे ही वे उसके घर के गैराज के पास पहुंचे, औरत ने खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत से चीखना शुरू कर दिया ताकि कोई पड़ोसी उसकी आवाज सुन सके। लेकिन उस सुनसान इलाके में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। कातिल ने फुर्ती से उसे दबोचा, गैराज का दरवाजा खोला और गाड़ी को अंदर कर दिया। मौत का समय करीब देखकर औरत ने आखिरकार दोनों हमलावरों का नाम उगल दिया। साथ ही उसने अपनी दराज से एक गुप्त पोस्ट कार्ड निकाला जिस पर उस असली मास्टरमाइंड क्लाइंट का पता लिखा था जिसने इस खूनी खेल का ऑर्डर दिया था। अपना सुराग हाथ लगते ही कातिल ने अपने सौदे का आखिरी हिस्सा पूरा किया। उसने बिना कोई दर्द दिए झटके से उस औरत की गर्दन मरोड़ दी और लाश को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया ताकि पुलिस को यह महज एक घरेलू एक्सीडेंट लगे और उसके मासूम बच्चों को इंश्योरेंस के पैसे मिल सके। सेक्रेटरी के घर से निकलने के बाद कातिल सीधे अपने खुफिया स्टोरेज यूनिट पहुंचा। सबूतों को पूरी तरह मिटाने के लिए उसने अपने बॉस की लाश को वहीं जलाकर खाक कर दिया। अगली सुबह उसने एक सुनसान पुल पर जाकर उस बची खुची राख को हवा के हवाले कर दिया ताकि किसी को भनक तक न लगे। उस रात उसने किराए की वैन को अंदर बाहर से अच्छी तरह साफ किया, नकली नंबर प्लेट को ठिकाने लगाया और अगले दिन उसे रेंटल कंपनी को वापस सौंप दिया। अब उसकी राहों के सारे कांटे साफ थे और उसकी मंजिल थी फ्लोरिडा, जहां उसकी गर्लफ्रेंड को टॉर्चर करने वाले दोनों शिकारी छिपे बैठे थे। फ्लोरिडा पहुंचकर उसने अपनी रणनीति बनाई। उसने तय किया कि पहले वह उस मर्द कातिल को ठिकाने लगाएगा और फिर उस औरत की बारी आएगी। उसने पोस्ट कार्ड के पते का पीछा करते हुए उस मेल किलर के ठिकाने की रेखी शुरू की। घर के बाहर कुछ लोग एक पालतू कुत्ते के साथ वक्त बिता रहे थे। कातिल की नजरें घूमते हुए अचानक उनमें से एक शख्स पर जाकर टिक गईं। वह चलने में थोड़ा लंगड़ा रहा था। यह वही पैर की चोट थी जिसका जिक्र उस टैक्सी ड्राइवर ने किया था। शिकार की पहचान हो चुकी थी। पूरा दिन वह बाज की तरह घर के बाहर मंडराता रहा। शाम ढलते ही उसने देखा कि वे लोग पास के कसीनो की तरफ निकल पड़े हैं। कातिल ने साए की तरह उनका पीछा किया और कसीनो के अंदर भी उन पर पैनी नजर रखी। रात के करीब 12 बजे वह लंगड़ाता हुआ किलर आखिरकार अकेला अपने घर लौटा। बदले का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। कातिल दबे पांव अहाते के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन तभी रखवाले कुत्ते ने उसे देख लिया और जोर जोर से भौंकने लगा। कातिल ने तुरंत अपनी जेब से नशीली दवा, मिला हुआ गोश्त का टुकड़ा उसकी तरफ फेंक दिया। कुछ ही पलों में कुत्ता गहरी नींद सो गया। रास्ता साफ होते ही कातिल जैसे ही घर के अंदर घुसा, अचानक अंधेरे से उस लंगड़े किलर ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। दरअसल वह भी एक प्रोफेशनल था और उसे अच्छी तरह अंदाजा था कि पेरिस वाला शिकारी अपना बदला लेने यहाँ जरूर आएगा। दोनों के बीच हड्डियों को तोड़ देने वाली खूनी जंग शुरू हो गई। मुक्के, लातें और जो हाथ में आया वे एक दूसरे पर वार करने लगे। कमरा अखाड़ा बन चुका था, लेकिन जब कातिल उस पर भारी पड़ने लगा और उसका गला दबोचने लगा तो लंगड़े किलर ने हार मानते देख तुरंत अपनी गन निकाल ली। जान बचाने के लिए कातिल फुर्ती से पास के एक बेडरूम में घुस गया और अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। बाहर पैर पटकते दुश्मन को भड़काने के लिए कातिल कमरे के अंदर से ही गरजती आवाज में चिल्लाया, जॉन, मैं तुम्हारा असली नाम जान चुका हूँ।
हूँ, हिम्मत है तो आ जाओ अंदर, मिटा दो अपने खिलाफ सारे सबूत। जॉन ने भी उसका चेहरा देख लिया था, इसीलिए वह अब उसे जिंदा छोड़ने का जोखिम नहीं ले सकता था। गुस्से में पागल जॉन गन ताने जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, कमरे के अंदर छिपे कातिल ने दरवाजे के आर पार गोलियां दाग दी। लकड़ी के दरवाजे को चीरती हुई गोलियां सीधे जॉन के सीने में जा धंसी। गोलियों की गूंज से सो रहा कुत्ता हड़बड़ाकर जाग उठा। वह अपने मालिक को बचाने के लिए अंदर की तरफ भागा। कातिल ने फुर्ती से कुत्ते बंद कर दिया। सबूतों और जॉन के वजूद को राख करने के लिए उसने एक जलता हुआ पेट्रोल बम घर की तरफ उछाल दिया। पल भर में पूरा बंगला आग की लपटों से घिर गया और एक जोरदार ब्लास्ट के साथ जॉन की कहानी हमेशा के लिए दफन हो गई। अब बारी थी उस खूनी खेल की दूसरी हिस्सेदार यानी टेरेसा की। कातिल ने तुरंत अपनी पहचान बदली और न्यूयॉर्क जाने वाली अगली फ्लाइट पकड़ ली। न्यूयॉर्क के आलीशान माहौल में कदम रखते ही उसने एक गाड़ी किराए पर ली और सीधे टेरेसा के पौश इलाके वाले ठिकाने पर जा पहुंचा। वह चील की तरह आंखें गड़ाए पूरे दिन सही मौके का इंतजार करता रहा। रात ढलते ही उसने देखा कि टेरेसा सज धज कर एक बेहद महंगे रेस्टोरेंट की तरफ निकली है और उसके साथ एक रईस आदमी भी है। कातिल साए की तरह पीछे हो लिया। जैसे ही वह आदमी टेरेसा को छोड़कर वहां से निकला, कातिल ने सीधे रेस्टोरेंट के अंदर एंट्री मारी और उसकी टेबल के सामने जाकर बैठ गया। टेरेसा ने जैसे ही उसकी ठंडी आंखों को देखा, वह भांप गई कि मौत उसके ठीक सामने टेबल पर बैठी है। घबराने के बजाय उसने वेटर को इशारा करके एक बेहद महंगी ड्रिंक ऑर्डर की और ग्लास घुमाते हुए ठंडे लहजे में पूछा, तो तुमने हमारे हैंडलर बॉस को ठिकाने लगा दिया? कातिल ने बिना कुछ बोले बस खामोशी से हाँ में अपना सिर हिला दिया। टेरेसा ने ड्रिंक की चुस्की ली और अपनी सफाई पेश करते हुए बोली, देखो, मेरा तुमसे या तुम्हारी उस लड़की से कोई निजी झगड़ा नहीं था। हम सिर्फ क्लाइंट के दिए पैसों के लिए काम कर रहे थे। सच कहूँ तो मैं खुद टॉर्चर के सख्त खिलाफ थी। मेरा काम सिर्फ तुम्हें सीधे रास्ते मौत की नींद सुलाना था। पर जब तुम अपने घर पर नहीं मिले तो मेरे उस पागल साथी जॉन ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड पर अपना गुस्सा निकाल दिया। टेरेसा की इस चिकनी चुपड़ी बातों का कातिल पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। उसने अपनी जेब में गन पर हाथ टिकाया और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, कहानी अच्छी है पर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। टेरेसा समझ गई कि यहाँ तमाशा करने से कोई फायदा नहीं है। वह चुपचाप उठी और कातिल के साथ रेस्टोरेंट से बाहर एक सुनसान और अंधेरे पार्क की तरफ चल दी ताकि इस खूनी खेल का आखिरी फैसला किया जा सके। पार्क की ढलान वाली सीढ़ियां उतरते समय अचानक टेरेसा का पैर फिसला और वह लड़खड़ाकर गिर पड़ी। उसने बेबसी का नाटक करते हुए कातिल की तरफ मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन कातिल कोई नौसिखिया नहीं था। उसने उसकी आंखों में छिपा फरेब पढ़ लिया और उसकी छाती पर गोली दाग। टेरेसा की आस्तीन के अंदर एक बेहद धारदार छुरी छिपी हुई थी। अगर वह उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाता तो वह छुरी सीधे कातिल के गले के पार होती। एक और शिकारी का अंत हो चुका था और सीधे शिकागो जाने वाली फ्लाइट पकड़ ली। अब उसकी गन की नली सीधे उस महा मास्टरमाइंड यानी उस क्लाइंट की तरफ मुड़ने वाली थी जिसने इस पूरे खूनी तांडव की पटकथा लिखी थी। शिकागो पहुंचकर जब कातिल ने उस क्लाइंट की कुंडली खंगाली तो उसे एहसास हुआ कि यह शिकार बाकी सबसे अलग है। वह आदमी अथाह पैसे और ऊंचे रसूख वाला एक अरबपति था जिसकी सुरक्षा को भेदना नामुमकिन के बराबर था। कातिल ने हड़बड़ी दिखाने के बजाय उसके आलीशान पेंट हाउस के बाहर डेरा डाल दिया और उसकी हर हरकत पर बाज जैसी नजर रखने लगा। एक सुबह जैसे ही वह रईस अपनी गाड़ी लेकर गैराज से बाहर निकला, कातिल एक आम राहगीर की तरह टहलता हुआ फुर्ती से गैराज के अंदर घुस गया, लेकिन आगे का रास्ता ब्लॉक था। अंदर का मुख्य दरवाजा एक हाईटेक डिजिटल लॉक से बंद था। कातिल ने बिना देर किए उस ताले की एक क्लियर फोटो ली और तुरंत डार्क वेब पर उसकी तकनीक को डिकोड करने में जुट गया। इस अभेद्य सुरक्षा को तोड़ने के लिए उसने एक स्पेशल की कार्ड क्लोनिंग डिवाइस ऑर्डर किया। डिवाइस के डिलीवर होने तक उसने अपने सारे सेफ हाउस और बैंक अकाउंट्स खंगाले और अपनी पूरी दौलत एक सुरक्षित मुल्क में जेफरसन नाम के एक बेनामी अकाउंट में ट्रांसफर कर दी ताकि इस मिशन के बाद उसका कोई नामो निशान न बचे। इसके बाद उसने ब्लैक मार्केट के एक लोकल डीलर से कुछ बिना नंबर वाली बंदूकें खरीदी। जैसे ही उसका क्लोनिंग डिवाइस आया, उसने अपना खेल शुरू कर दिया। वह क्लाइंट जिस आलीशान गगनचुंबी इमारत में रहता था, कातिल ने उसी फ्लोर के वीआईपी जिम का एक सेशन बुक किया। वहां उसने चालाकी से एक सफाई कर्मचारी का वर्कर पास चुराया और अपने क्लोनिंग डिवाइस से उसका एक हूबहू डुप्लीकेट की कार्ड तैयार कर लिया। उसी शाम वह उस फर्जी कार्ड की मदद से सुरक्षा घेरे को चीरता हुआ सीधे उस अरबपति क्लाइंट के बेडरूम में जा धमका। अचानक एक अनजान शख्स को हाथ में गन लिए अपने सामने देख क्लाइंट के होश उड़ गए। वह घबराकर चिल्लाया, तुम कौन हो और यहाँ अंदर कैसे घुसे? कातिल को लगा कि यह अमीर आदमी सिर्फ अनजान बनने का नाटक कर रहा है। उसने जेब से वही सीक्रेट पोस्ट कार्ड निकाला और क्लाइंट के चेहरे के आगे कर दिया जिस पर इस सुपारी का पूरा ब्यौरा था। पोस्ट कार्ड देखते ही क्लाइंट के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उसे तुरंत याद आ गया कि यह वही शूटर है जो पेरिस वाले मिशन में चूक गया था। अपनी जान की भीख मांगते हुए क्लाइंट तेजी से बोला, रुको, मेरी बात सुनो, इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है। जब तुम्हारा पेरिस वाला मिशन फेल हुआ तो मैंने सोचा कि इंसान से गलती हो जाती है और मैंने बात वहीं खत्म कर दी थी, लेकिन वो तुम्हारा हैंडलर बॉस था जिसने मुझे भड़काया। उसने कहा कि यह तुम्हारी लापरवाही है और तुम्हें जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। उसने मुझसे $1,500 और मांगे ताकि वह तुम्हें और तुम्हारे वजूद को हमेशा के लिए मिटा सके। ये सुनते ही कातिल के दिमाग की कड़ियां जुड़ गईं। असल में उस बूढ़े बॉस को गुस्सा इस बात का था कि उसका सबसे बेस्ट शूटर फेल कैसे हो गया। उसे डर था कि अगर पुलिस
पुलिस ने इस शूटर को पकड़ा तो वो खुद भी जेल जाएगा। इसलिए उस लालची बॉस ने ही इस कातिल को रास्ते से हटाने के लिए उन 2 शिकारियों को उसके घर भेजा था। क्लाइंट लगातार गिड़गिड़ा रहा था, उन दोनों जल्लादों को भेजने में मेरा कोई हाथ नहीं था, सब तुम्हारे बॉस का प्लान था। कातिल ने अपनी पारखी आंखों से क्लाइंट के चेहरे को देखा। वो समझ गया कि मौत के मुहाने पर खड़ा यह अमीर आदमी झूठ नहीं बोल रहा है। कुछ पलों के ठंडे सन्नाटे के बाद कातिल ने अपनी गन नीचे की, लेकिन जाने से पहले उसने क्लाइंट के कान के पास बर्फ जैसी ठंडी आवाज में चेतावनी दी, आज के बाद अगर दुनिया के किसी भी कोने में मेरी पहचान उजागर हुई तो अगली बार मैं बात करने नहीं आऊंगा। खौफ से कांपते हुए क्लाइंट ने हाँ में सिर हिला दिया। सारे हिसाब किताब छुकता हो चुके थे, नफरत की आग शांत हो चुकी थी। कातिल वहां से चुपचाप निकला और सीधे अपने मुल्क डोमिनिकन रिपब्लिक वापस लौट आया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड अब पहले से काफी बेहतर थी और कोमा से बाहर आ चुकी थी। उसने अपनी जिंदगी की आखिरी गन को हमेशा के लिए जमीन में दफन कर दिया। खून और बारूद के उस काले रास्ते को छोड़कर वह अब अपनी प्रेमिका के साथ एक बेहद शांत और आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारने लगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।